वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अप्लाइड फिजिक्स 1 पेपर की सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। आज का कोड है 2042 D 2042 डी सीरीज का पेपर सॉल्व किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही आज सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट हैं, 12 पार्ट्स इसके हैं। इसमें से केवल 10 ही करने हैं, यानी 2 कोई छोड़ने हैं, बाकी 10 करने हैं। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस, ये 1 का ए है। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस, यानी प्रतिबल के विमीय सूत्र को लिखिए। प्रतिबल फिजिकल क्वांटिटी है, स्ट्रेस इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है हमें। तो आंसर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला हम जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो हम इसमें स्ट्रेस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस लिखेंगे। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स mL(T⁻²) एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया L², और इसको सॉल्व करेंगे mL⁻⁻1 T⁻²। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और अगर हमें इस डायमेंशनल फार्मूला के अलावा डायमेंशंस भी लिखने को आती हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला ये हमारा फार्मूला होता है। और डायमेंशंस, इसमें जो पावर्स होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर, वो पावर्स डायमेंशंस यानी विमाएं कहलाती हैं। तो इन पावर्स को अलग अलग लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ मास इन स्ट्रेस, यानी प्रतिबल में द्रव्यमान की विमा 1, पावर 1। इसी तरह डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्ट्रेस, प्रतिबल में लंबाई की विमा L पर पावर -1। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्ट्रेस, प्रतिबल में समय की विमा T पर -2 है। तो ये डायमेंशन हमारी -2 हो गई। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट बी, राइट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन सीजीएस सिस्टम। राइट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन सीजीएस सिस्टम, यानी सीजीएस प्रणाली में पृष्ठ तनाव के मात्रक को लिखिए। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक सीजीएस प्रणाली में लिखना है। सरफेस टेंशन इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली में पृष्ठ तनाव का मात्रक। तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज डाइन पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का सीजीएस सिस्टम में मात्रक डाइन और लेंथ का सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। तो ये डाइन पर सेंटीमीटर, इसको और हम लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डाइन का हो गया और सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे mT⁻²। सरफेस टेंशन T = F/L। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर या केजी पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी सिस्टम में पूछेगा तो हम आंसर लिख लेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डाइन पर सेंटीमीटर इतना ही है, बाकी चीजें जानकारी के लिए बताई गई। स्केलर प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 सदिशों का अदिश गुणन होता है स्केलर वेक्टर और टेंसर, यानी 2 सदिशों का अदिश गुणन फल है अदिश सदिश या टेंसर। तो इसका आंसर देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ये डिफाइंड होता है 2 सदिशों का अदिश गुणन A.B, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। A.B = AB cos थीटा। तो AB cos थीटा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, इसलिए हमारा आंसर स्केलर है। और इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम बस केवल इसका आंसर स्केलर या अदिश राशि सीधे सीधे लिखना है। 1 लाइन में आंसर ये आ जाएगा। कैसे आया इसके लिए बताया गया। अगर 2 वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट पूछता, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी 2 वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नाम से जाना जाता है। तो A क्रॉस B, AB sin थीटा, यूनिट वेक्टर n। तो यूनिट वेक्टर लगने के कारण ये हमारा पूरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड AB sin थीटा और डायरेक्शन n है। इस तरह से 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, जो कि इन दोनों A और B दोनों के लंबवत होता है। A के भी लंबवत होता है, B के भी लंबवत होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आता है n। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का D, राइट द नेम ऑफ 2 एरर्स। राइट द नेम ऑफ 2 एरर्स, यानी 2 त्रुटियों के नाम लिखिए। मापन में होने वाली
त्रुटियों में से दो के नाम लिखना है इस क्वेश्चन। नेम ऑफ टू एरर्स विच अकर्स इन मेजरमेंट, यानी मापन में होने वाली दो त्रुटियों के नाम। सिस्टमैटिक एरर क्रमबद्ध त्रुटियां, रैंडम एरर अनियमित त्रुटियां। ये दोनों नाम हो गए, बस इन दोनों के नाम से ही ये आंसर पूरा हो जाता है। सिस्टमैटिक एरर के बारे में थोड़ा सा बता दें। सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध त्रुटियां ऐसी त्रुटियां होती हैं जो कि ज्ञात कारणों से आती हैं। इनके आने का रीजन ज्ञात होता है, इनके आने का एक्सपेरिमेंट के दौरान उत्पन्न होना, ये सब इसकी जानकारी पहले से ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो एरर शून्य त्रुटि, पर्सनल एरर व्यक्तिगत त्रुटियां, अदर यंत्र के कारण त्रुटियां एरर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट इत्यादि। सिस्टमैटिक एरर कहलाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां जो कि पहले से नोन होती हैं, इनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। दूसरी टाइप की एरर रैंडम एरर्स अनियमित त्रुटियां, जैसा नाम है इनका, ये सडनली ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आती हैं और इनके आने और जाने का कभी कभी पता नहीं चलता और हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद भी हो सकता है जो एक्सपेरिमेंटल करता हुआ व्यक्ति है उसको पता न चले। तो ऐसी एरर जो अचानक से एक्सपेरिमेंट के दौरान उत्पन्न होती हैं और अपने आप रिमूव हो जाती हैं, तो ऐसी एरर रैंडम एरर अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। इनके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी या इनके आने की भविष्यवाणी एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास इज 5% एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 3%, देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज 15%, 8%, 2%, 10%। यानी यदि द्रव्यमान मापन में 5% की त्रुटि हो, त्वरण मापन में 3% की त्रुटि हो, तो बल मापन में प्रतिशत त्रुटि है। तो इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। परसेंटेज एरर दोनों में दिया हुआ है, मास मेजरमेंट में भी एंड एक्सेलरेशन मेजरमेंट में भी। सॉल्व करेंगे। परसेंटेज एरर इन मास मेजरमेंट डेल्टा m बाई m इंटू 100% इक्वल टू 5%। परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन मेजरमेंट डेल्टा a अपान a इंटू 100% इक्वल टू 3%। ये दिया गया है, तो हम सीधे सीधे फार्मूला लिखेंगे जो कि डेल्टा f अपान f इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा m अपान m इंटू 100% प्लस डेल्टा a अपान a इंटू 100%। और फार्मूला लिख के हम सीधे वैल्यूज रखेंगे 5% एंड 3%, इट इज 8%। सीधे आंसर निकाला जा सकता है। क्योंकि इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर 8% हम रफ कॉपी में लगा लेंगे और 8% आंसर लिख लेंगे। ये आता कैसे है एक्चुअल में सारे स्टेप्स देखेंगे। फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma, तो हम दोनों साइड में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग F इक्वल टू लॉग m इंटू n फार्मूले से हम इसको ब्रेक करेंगे, लॉग m प्लस लॉग a। फिर इसके बाद डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इस पूरे इक्वेशन का आंशिक अवकलन करने पर लॉग f का डिफरेंशिएशन 1 अपान f और f बचा, f का डिफरेंशिएशन डेल्टा f। इसी तरह से m का डिफरेंशिएशन लॉग m का 1 अपान m एंड m का डिफरेंशिएशन डेल्टा m और डेल्टा a अपान a। और फिर पूरे इक्वेशन में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसी में वैल्यूज पुट करनी है। तो परसेंटेज एरर इन मास ये 5% रख देंगे, एक्सेलरेशन 3% रख देंगे। जब फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारा 8%, ये परसेंटेज एरर इन फोर्स मेजरमेंट ये आएगा हमारा 8% आंसर। ये राइट आंसर था। F, which of the following is a vector quantity? Velocity, speed और power। निम्न में से कौन सदिश राशि है? वेग, चाल या शक्ति? तो इसका आंसर सीधे लिखा जाएगा वेलोसिटी, वेग सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं दैट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी। यानी ऐसी राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है इनके पूरी तरह से निरूपित करने में। तो ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी एक ही क्वांटिटी है यहाँ, वेलोसिटी या वेग, चाल या स्पीड या पावर या शक्ति, ये सब केवल इनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से ही व्यक्त की जाती हैं, इसलिए ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियां कहलाती हैं।
राइट अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। राइट ए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध लिखिए। ये जो रिलेशन है इसको लिखना है, केवल स्थापित नहीं करना है। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में। इसका आंसर है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज v इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग, r जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस त्रिज्या वृत्ताकार मार्ग की, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। तो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग इस तरह से रिलेटेड हो गए। v इक्वल टू आर ओमेगा, यही रिलेशन लिखना था और इसमें लिख देना था v इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, r इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इतना लिखने पर ये आंसर कंप्लीट हो जाता। और अगर इसका डेरिवेशन 2 नंबर में पूछता है तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज डेल्टा एस, आर्क चाप है और आर त्रिज्या है, रेडियस, तो डेल्टा एस अपान आर, आर्क अपान रेडियस फार्मूले से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर हम डेल्टा टी से दोनों साइड डिवाइड करेंगे और हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो लिमिट लेने पर ये हमारा जो लॉन्ग इंटरवल था वो परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा शॉर्ट इंटरवल में होके। तो इस तरह से डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू 1 अपान आर इंटू डी एस अपान डी टी। डी थीटा अपान डी टी ओमेगा होता है, डी एस अपान डी टी वी होता है। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे v इक्वल टू आर ओमेगा। ये प्रूव हो गया लीनियर वेलोसिटी r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। क्वेश्चन H1 का H, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स न्यूटन में है एसआई सिस्टम में, एरिया सीजीएस सिस्टम में है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट प्रेशर अप्लाइड ऑन द बॉडी। एक पिंड जिसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। पिंड पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है और फोर्स यानी बल उस पिंड पर लग रहा है 10 न्यूटन का, तो पिंड पर लगने वाले दाब की गणना करनी है। कैलकुलेट प्रेशर। तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार लिखेंगे, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। F इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स की वैल्यू हो गई, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलेंगे 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर ये होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, बस इस फार्मूले में रख देंगे। फोर्स 10 न्यूटन और एरिया 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। प्रेशर 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो भी यूनिट लिखना चाहें हम, पास्कल PA या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आई है, राइट द रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। राइट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच के रिलेशन लिखना है, केवल लिखना है, राइट करना है, डिराइव नहीं करना है। हिंदी में है क्वेश्चन, जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच के संबंध को लिखिए। जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच के संबंध को। तो आंसर है रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर मोमेंटम J, यानी जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच का संबंध है J इक्वल टू I ओमेगा, या जहां पर J कोणीय वेग एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, J, राइट द यूनिट ऑफ G। G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। राइट द यूनिट ऑफ G। G के मात्रक को लिखिए। G के मात्रक को लिखना है यहां, तो सीधे मात्रक लिख देंगे। यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, फार्मूला है F इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर, न्यूटन्स फार्मूला। तो G इक्वल टू F r स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। तो यूनिट लिखेंगे F न्यूटन, r स्क्वायर मीटर स्क्वायर,
M1 M2 M2 दोनों केजी में है, तो केजी स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या इसको और ब्रेक करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर और हम मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और लिखेंगे, ये फिर सॉल्व करेंगे मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गया हमारा। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। क्या केवल यूनिट लिखनी है तो यूनिट लिख के यहीं स्टॉप हो जाएंगे। ये अगर डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र पहुंचा जाएगा तो उसके लिए हम ये लिख पाएंगे, इतना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, के इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यानी समतापी प्रक्रम में तापमान या ताप नियत रहता है, बढ़ता है या घटता है। तीन में से एक ही ऑप्शन सही है। आंसर है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर, आंसर 1 है रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम में तापमान स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, यहीं पर हमारा आंसर समाप्त हो जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया जाता है, यानी इसमें चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज 0, डेल्टा T = 0, यानी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें चेंज इन हीट ऑफ सिस्टम यानी निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन वो 0 होता है, डेल्टा Q = 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है तो हम प्रोसेस को इतना धीरे धीरे करेंगे, स्लो करेंगे कि हमारा सिस्टम का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट बना रहे। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे किए जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सिस्टम न तो अपनी ऊष्मा बाहर दे एनवायरनमेंट में, न ही एनवायरनमेंट से ऊष्मा ले, तभी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, डेल्टा Q = 0। तो ऐसे प्रोसेस सडनली किए जाते हैं जिससे हीट अंदर बाहर आने का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाए, तो बहुत ही कम संभावना रहेगी कि हीट अंदर या बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। 3 चॉइसेस में सेलेक्ट करनी। ऊष्मा संरक्षण का नियम है, यानी हीट किसमें कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है या नहीं चेंज होती है। ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कैसे आधारित है इसकी व्याख्या देखेंगे। ये सेकंड ऑप्शन लगा के हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम के पेपर में हम आगे नहीं करेंगे, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है। किसी इंजन को जितनी भी हीट सप्लाई की जाती है, मान लेते हैं डेल्टा Q हीट इज सप्लाइड टू इंजन और थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ऊष्मागतिक निकाय या इंजन को डेल्टा Q हीट सप्लाई की गई, तो ये जो डेल्टा Q हीट सप्लाई की गई है ये 2 हिस्सों में खर्च होती है। पहला हिस्सा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में काम आता है, और इसका बचा हुआ पार्ट, रेस्ट पार्ट, वर्क डन बाय द सिस्टम और इंजन, यानी सिस्टम या इंजन के द्वारा कार्य करने में व्यय होता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया हमारा, डेल्टा Q = डेल्टा U प्लस डेल्टा W। किसी निकाय को या सिस्टम को दी गई ऊष्मा 2 हिस्सों में व्यय होती है। इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में काम आती है, और बचा हुआ भाग कार्य करने में व्यय होता है। तो इन दोनों का सम दी गई हीट के बराबर होता है। तो इसलिए हमारा ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के और भी नियम हैं, जैसे 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 सिस्टम्स लिए जाते हैं, 3 सिस्टम्स A, B एंड C। ए बी ऊष्मारोधी दीवार से है, नॉन हीट इंसुलेटिंग वॉल लगी होती है इनके बीच में।
ए बी आपस में कंडक्टिंग नहीं है, इनके बीच हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता ऊष्मा का। और ए सी एंड बी सी ये ऐसे कनेक्टेड हैं जिसके बीच में हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो स्टेटमेंट ये है ऊष्मागतिकी के 16वें नियम का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इफ सिस्टम ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यदि दो निकाय ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम ऊष्मीय साम्यावस्था में है और बी एंड सी आपस में साम्यावस्था में है, तो निकाय ए बी यानी सिस्टम ए एंड बी विल आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो निकाय ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट ये है, यदि दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में हैं, तो निकाय ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर थर्ड सिस्टम सी, यानी ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन सर्टेनली ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ऊष्मीय साम्यावस्था का मतलब दोनों के तापमान समान होने चाहिए। ए और सी ऊष्मीय साम्यावस्था में है, सेम टेम्परेचर पर है, बी एंड सी सेम टेम्परेचर पर है, तो इसका मतलब ए और बी भी सेम टेम्परेचर पर ही होंगे। यही ऊष्मागतिकी का 16वां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। फिर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं। पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था इस स्टेटमेंट को। इन्होंने बताया, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ प्रोसेस इन विच हीट गिवन टू सिस्टम इज टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ प्रोसेस इन विच हीट गिवन टू सिस्टम इज टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो कि हीट सोर्स से यानी ऊष्मा स्रोत से ली गई कुल ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में बदल दे। यानी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हम जितनी ऊष्मा दें वो पूरी की पूरी कार्य में बदल जाए। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क बाय एनी प्रोसेस। डेल्टा क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू, यानी हीट सप्लाइड सिस्टम को दी गई ऊष्मा ऑलवेज ग्रेटर होगी सिस्टम द्वारा किए गए कार्य को के बराबर कार्य से। क्यों? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो इस तरह से प्रैक्टिकली किसी भी सिस्टम को जितनी ऊष्मा देंगे उसका कुछ ही भाग वर्क में बदलेगा, बाकी भाग या कह सकते हैं कि वो व्यय हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस का कथन, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑटोमेटिक मशीन विच टेक्स हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी एंड डिलीवर टू हॉटर बॉडी। यानी इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑटोमेटिक मशीन विच टेक्स हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी एंड डिलीवर टू हॉटर बॉडी। दिस मीन्स कोल्डर बॉडी से हीट हॉटर बॉडी की ओर अपने आप नहीं जाएगी। ऑटोमेटिक मशीन या ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि हीट का फ्लो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर कर दे। तो इसका मतलब इस सेंस में है कि हीट का फ्लो अपने आप ठंडी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। इस प्रोसेस को उल्टा करना, ऐसे ऑटोमेटिक मशीन बनाना, अपने आप चलने वाली मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो इसको फॉलो करे, कोल्डर बॉडी से हीट ले हॉटर बॉडी को हीट दे। तो क्लॉसियस का कथन यह है, ऐसी कोई अपने आप चलने वाली मशीन बनाना असंभव है जो कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को ऊष्मा दे। अपने आप चलने वाली ऐसी भी कोई मशीन बनाना असंभव है जो कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को ऊष्मा दे। ये अपने आप चलने वाली मशीन बनाना असंभव है। इसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये वर्क होगा। जैसा कि फ्रिज में हम एक्सटर्नल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी देकर इस प्रोसेस को करते हैं। फ्रिज से कोल्डर बॉडी, फ्रिज के अंदर कोल्डर होता है रीजन, कोल्डर बॉडी से हीट ली जाती है, हॉटर बॉडी इन्वायरमेंट को दी जाती है, तभी फ्रिज कूल होता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
तभी हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है, अदरवाइज बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये प्रोसेस होना असंभव है। बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के ये प्रोसेस हीट का कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर जाना असंभव है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये सभी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के हैं।